लास्ट क्लास में हम लोगों ने कार्डियक साइकिल पढ़ा था और देखा था कि भाई किस तरह से सिर्फ और सिर्फ 0.8 सेकंड में आर्टेरियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और जॉइंट डायस्टोल तीनों हो गया है ना। ये देखा था हम लोगों ने। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से ये रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी होती है ना। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। और चैप्टर प्रिपेयर करना चालू कर दो, थोड़ी सी मेहनत करो। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं रह गया है अब। नीट को भी ज्यादा टाइम नहीं रह गया, और दूसरी बात अभी ये वाला जो मेजर टेस्ट है उसमें फोड़ना है। ठीक है, इन टेस्ट में जब आप अचीव करोगे तभी तो मेन जो आपका नीट का पेपर है उसमें आएंगे। तो एक वीक रह गया, इस एक वीक में आपको सब समराइज्ड करके सब पढ़ना है ना। तो टाइम उस हिसाब से अगर आप देखो तो बहुत कम है। ठीक है, समझ आ रहा है सभी को? चैप्टर्स तो उस हिसाब हाँ। से ज्यादा ही है। और भव्या फिजिक्स केमिस्ट्री में ध्यान नहीं दे रही है, चल तो रही है भैया। फिर अटेम्प्ट क्यों नहीं किया है? अरे अटेम्प्ट किया है मैंने, अभी चेक नहीं किया। सिर्फ उस दिन बॉटनी का चेक किया, फिर मैं पढ़ने लग गई थी तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया भाई। अच्छा। और बॉटनी में तुम्हारे बस दो तीन गलत है? बॉटनी में ज्यादा से ज्यादा 5 होगा, अगर होगा तो, पर उससे ज्यादा नहीं है। चेक करो, तुम ठीक से चेक करो और भेजो मुझे, ठीक है? केमिस्ट्री का चैप्टर था उसमें। ठीक है। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी क्या कहता है कि सबसे पहले सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसमें कि भाई हमारा जो, पहले तो ये याद रखना कि जो सेंटर है, कौन इनवॉलेंट्री एक्शंस चल रहे हैं, हमारा कोई इसमें कंट्रोल नहीं है जो भी कार्डियक एक्टिविटी हो रही है। ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो सेंटर है, सेंटर फॉर हार्ट बीट रेगुलेशन, सेंटर फॉर हार्ट बीट रेगुलेशन, हार्ट बीट रेगुलेशन के लिए जो सेंटर है वो कहाँ लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन मेड्यूला, ब्रेन का, हिंड ब्रेन का पार्ट, मेड्यूला ऑब्लांगाटा। ठीक है, मेड्यूला ऑब्लांगाटा, विच इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन स्टेम। देखते हैं किस तरह से रेगुलेशन एक्चुअल में चलता है। जो रेगुलेशन है उसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। ठीक है, रेगुलेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं कि नर्वस कंट्रोल, किस तरह से ब्रेन का कंट्रोल है, या सेंट्रल जो हमने देखा कि मेड्यूला ऑब्लांगाटा है, वो किस तरह से कैलकुलेट मतलब कर रहा है नर्वस कंट्रोल। ठीक है। एंड सेकंड इज हार्मोनल कंट्रोल, हार्मोनल कंट्रोल। ठीक है, हार्मोनल कंट्रोल, नर्वस कंट्रोल और हार्मोनल कंट्रोल। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नर्वस कंट्रोल। तो नर्वस कंट्रोल में तो हमने वो एक बात पढ़ी ही ऑलरेडी, यही बात लग रही है कि जो कार्डियक सेंटर है, सेम लाइन लिखूंगा मैं, कि जो कार्डियक सेंटर है वो कहाँ लोकेटेड है नर्वस में? बताओ जरा, कहाँ बताया? द कार्डियक सेंटर विच रेगुलेट्स, द कार्डियक सेंटर विच रेगुलेट्स हार्ट बीट, वो कहाँ लोकेटेड है? जल्दी बताओ, कहाँ गए तुम लोग?
मेड्यूला ऑब्लंगेटा। मेड्यूला ऑब्लंगेटा, है ना। तो कार्डियक सेंटर which regulates heartbeat is found in medulla oblongata, ठीक है, is found in medulla oblongata, ठीक है, is found in medulla oblongata of brain, ठीक है। ये कौन से पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम का मतलब से रेगुलेट करता है, तो आप बोलेंगे एएनएस। एएनएस क्या होता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे ब्रेन का वो पार्ट है which is involved in the which is involved in the क्या बोलते हैं उसको, इनवॉलेंट्री एक्शंस। जो इनवॉलेंट्री एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है ऑटोनॉमिक। नाम से जो चल रहा है ऑटोनॉमिक, है ना। तो इनवॉलेंट्री एक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। और जो सोमैटिक होता है हम आगे पढ़ेंगे। सोमैटिक नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है किसमें? वॉलेंट्री एक्शंस में, ठीक है। अब यहाँ पे भी कार्डियक सेंटर के भी दो पार्ट्स होते हैं। कार्डियक सेंटर के कौन से दो पार्ट्स होते हैं? एक कार्डियो एक्सेलरेटर सेंटर, और दूसरा कार्डियो कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर, ठीक है। इनहिबिटरी सेंटर, नाम से ही समझ आ रहा है, कार्डियो एक्सेलरेटर सेंटर, ठीक है। कार्डियो एक्सेलरेटर सेंटर मतलब जो कार्डियक एक्टिविटीज को बढ़ा देगा। इनहिबिटरी सेंटर क्या कर देगा? घटा देगा, है ना। तो कार्डियो एक्सेलरेटर सेंटर, देखो ये दोनों ही रेगुलेटेड है विद द हेल्प ऑफ एएनएस। और एएनएस मैंने बताया था, एएनएस एएनएस कैसा नर्वस सिस्टम से रेगुलेटेड है? मतलब एएनएस का काम क्या है? इनवॉलेंट्री एक्शंस, ये बताया। और एएनएस के दो पार्ट्स होते हैं। हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है दैट इज सिंपैथेटिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और एक पार्ट होता है विच इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, है ना। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। देखो ये दो पार्ट हैं एएनएस के हमारे। अब होता क्या है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, थोड़ा बहुत कभी ना कभी सुना होगा आप लोगों ने कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है इट इज रिलेटेड विद द, इसको हम बोलते हैं इमरजेंसी मोड है ये हमारी बॉडी का, ठीक है। हमारी बॉडी का क्या है ये? इमरजेंसी मोड है, ठीक है। और मैं बोलता हूँ इसको, ये क्या है हमारी बॉडी का? नॉर्मल मोड है, ठीक है। ये है नॉर्मल जिंदगी और ये है मेंटोस जिंदगी। देखो क्या है,
एक है नॉर्मल मोड, पैरासिम्पैथेटिक मोड, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से रेगुलेटेड है। नॉर्मल मतलब जैसे कि अभी हम लोग हैं, है ना, अभी हम लोग हैं, कार्डियक एक्टिविटी एकदम रिड्यूस्ड है, हार्ट बीट रिड्यूस्ड है, स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल रिड्यूस्ड है, कार्डियक आउटपुट कम है। लेकिन एक बात बताओ, अभी इसी सिचुएशन में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पे आप देखते हैं कुत्ता पीछे पड़ गया, है ना, तो आप क्या करोगे, आप क्या क्या चीजें हो जाएंगी आपकी बॉडी में, बताओ। क्या वो सिंपैथेटिक मोड है ना, सिंपैथेटिक मोड, तो उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, आपकी बॉडी का कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, है ना, हाँ, हार्ट बीट बढ़ जाएगी उस केस में, यस सर। तब, है ना, जब कार्डियक हार्ट बीट बढ़ जाएगी उस केस में, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगा, बॉडी का जो लेवल है, आप जिस तरह से अभी एक्ट कर रहे हो उस तरह से एक्ट नहीं करोगे, है ना। तो उस समय पर जो एक्शन सेंटर काम करेगा, कार्डियक सेंटर काम करेगा, कौन सा कार्डियक सेंटर काम करेगा, एक्सेलरेटर सेंटर ही तो काम करेगा ना, या इनिबिटरी सेंटर काम करेगा, नाम से पता चल रहा है आपको, हाँ, एक्सेलरेटर सेंटर काम करेगा, राइट, ठीक है। इनहिबिटरी सेंटर सब डिक्रीज कर रहा है ना, इसलिए उसको इनहिबिटरी सेंटर बोलते हैं, ध्यान रखना है। अब देखो, ठीक है, ये दोनों बातें याद रखना, कार्डियक सेंटर इज फाउंडिंग इन मेडुला ऑब्लंगेटा, वो सब काम कर रहा है विद द हेल्प ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और यहाँ इस मेडुला ऑब्लंगेटा में दो सेंटर्स हैं, कार्डियो एक्सेलरेटर सेंटर जो सब इंक्रीज करेगा, पैरासिम्प और विच इज द पार्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि एक्टिव कब होता है, इमरजेंसी मोड में। इमरजेंसी मोड जैसे कि फॉर्मूला है यहाँ पे एफ क्यूब, एफ क्यूब मतलब फियर, फाइट या फिर फ्लाइट मोड, ठीक है, जब डर लग रहा हो, जब आप लड़ोगे, या फिर जब आप भागोगे, ठीक है, इसे फाइट और फ्लाइट मोड भी बोलते हैं, तो एफ क्यूब ऐसे ध्यान रख लेना, ठीक है। अब उस सिचुएशन में होगा क्या, उस सिचुएशन में ये होगा, जल्दी बताओ क्या क्या चीजें इंक्रीज हो जाएंगी, हार्ट बीट इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, यस सर। हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगा, राइट, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगा, स्ट्रेंथ, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगा, एंड the cardio accelerator center will increase the heartbeat as well as it will the strengthen the ventricular contraction, will strengthen the ventricular contraction, ठीक है, it will strengthen the ventricular contraction। और अगर ये दोनों चीजें इंक्रीज होंगी तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि कार्डियक आउटपुट भी तो इंक्रीज होगा, होगा कि नहीं होगा, समझ आया। यस अब वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप बोलोगे इनहिबिटरी सेंटर है, नॉर्मल मोड, तो यहाँ पे हार्ट बीट डिक्रीज होगा, ठीक है। एक और चीज यहाँ पर, स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, speed of conduction of action potential will also decrease, ठीक है, and cardiac activity, cardiac output will also decrease, cardiac output will also decrease, है ना, यही तो है, समझ आया कि नहीं। फिर आ जाते हैं हम हार्मोनल कंट्रोल में। तो हार्मोनल कंट्रोल में एक ही हार्मोन है जो आपको ध्यान में रखना है, इसको हम दोबारा पढ़ेंगे हार्मोन को, ठीक है, जब वो एंडोक्राइन चैप्टर पढ़ेंगे तब, है ना, तब उसको दोबारा पढ़ेंगे। तो देखो, एड्रेनलिन विच इज योर आल्सो नोन एज इमरजेंसी हार्मोन, एड्रेनलिन या फिर नॉर एड्रेनलिन
एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन हार्मोन्स, ये दोनों ही क्या करते हैं, ठीक है, जब ये सिक्रीट, ये भी कब सिक्रीट होंगे, ये ये सिक्रीट होते हैं कहाँ से, अगर आपसे पूछे तो ये सिक्रीट होते हैं एड्रीनल मेड्यूला पार्ट से, है ना। एड्रीनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, ठीक है, किडनी के ऊपर होते हैं ये। एड्रीनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेड्यूला। तो एड्रीनल मेड्यूला, सेंटर रीजन ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड, वहां से ये इमरजेंसी हार्मोन सिक्रीट होता है, दैट इज, ठीक है, दैट इज एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। ये भी क्या करेगा, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, ये भी इमरजेंसी हार्मोन है, दिस विल आल्सो इंक्रीज द हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट ये भी इंक्रीज ही करेगा, ठीक है, ये भी क्या कर देगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करेगा। समझ आया इतना कि नहीं, आ गया। और ब्रीफ कर दो इसे। हाँ करते हैं। एक और हार्मोन है, एक और हार्मोन है थायराइड, ठीक है, थायराइड हार्मोन होता है एक। थायराइड में बहुत सारे हार्मोन होते हैं, कौन सा हार्मोन की बात कर रहे हैं हम, थायरॉक्सिन, ठीक है। वो भी क्या करता है, आप पढ़ेंगे, वो भी हार्ट बीट को इंक्रीज करता है, ठीक है, कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करता है। हाँ देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, कि जो भी फंक्शन हमारा हार्ट कर रहा है वो रेगुलेटेड कैसे है, कैसे उसका फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, किस तरह से वो रेगुलेटेड है। तो सबसे पहले बोला, ये जो सेंटर है ना हार्ट बीट रेगुलेशन का, वो हमारे मेड्यूला ऑब्लंगेटा में सिचुएटेड है, एंड दैट मेड्यूला ऑब्लंगेटा पार्ट विच इज नोन एज ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम हम पढ़ेंगे, दो पार्ट होते हैं, उसको हिंड ब्रेन के, उसको मिला के हम लोग ब्रेन स्टेम बोलते हैं। मेड्यूला ऑब्लंगेटा इज वन ऑफ देम। तो नर्वस कंट्रोल की हम बात करते हैं, और हार्मोनल कंट्रोल, ये दो कंट्रोल हो सकते हैं जिसके थ्रू कार्डियक एक्टिविटी रेगुलेटेड होती है। नर्वस कंट्रोल में हमने अभी जैसा बोला कि उसका जो कार्डियक सेंटर है विच इज लोकेटेड इन द मेड्यूला ऑब्लंगेटा। मेड्यूला ऑब्लंगेटा इज ऑलवेज रिलेटेड विद द इनवॉलंटरी एक्शन, ध्यान रखना, ठीक है। मेड्यूला ऑब्लंगेटा, ध्यान रखोगे, ये मेड्यूला ऑब्लंगेटा इज रिलेटेड विद क्या, मेड्यूला ऑब्लंगेटा इज रिलेटेड विद इनवॉलेंट्री एक्शंस। इनवॉलेंटरी एक्शंस। और कौन सा नर्वस सिस्टम है जो इनवॉलेंटरी एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा अ, कौन सा नर्वस सिस्टम है जो इनवॉलेंटरी एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। गुड, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। सिंपैथेटिक में एक सेंटर होता है जिसको बोलते हैं कार्डियो एक्सेलरेटर सेंटर, क्योंकि सिंपैथेटिक इज रिलेटेड विद द इमरजेंसी मोड। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में एक सेंटर होता है दैट इज कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर, जो सब डिक्रीज करेगा, दैट इज नॉर्मल मोड। तो हमारी बॉडी का भी कौन सा सिस्टम एक्टिव होगा, सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। ना। तो ये देखो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये सब इंक्रीज करेगा, स्ट्रेंथन द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, कार्डियक आउटपुट सब इंक्रीज करेगा। और कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर विल डिक्रीज हार्ट रेट डिक्रीज करेगा, स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल सब डिक्रीज करेगा, है ना, और कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज करेगा। हार्मोनल कंट्रोल की जहां तक बात है, तो यहाँ पर मेजर दो हार्मोन्स की हम बात करते हैं, एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन, और दूसरा थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है। ये दोनों ही क्या करते हैं, हार्ट बीट और इसको इंक्रीज करते हैं, ठीक है, इंक्रीज ये करते तो हैं। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होगा तभी होगा ना रिलीज क्या, हार्मोन्स, ये हार्मोन्स एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन। एड्रेनलिन जो है एमर्जेंट, नर्वस सिस्टम से कोई लेना देना नहीं उसका, उसका लेना देना है एड्रेनलिन। देखो दोनों बातें अलग हैं, इसलिए हमने अलग बताई। अगर मुझे इसको इमरजेंसी मोड को ही एड्रेनलिन में बताना होता तो साथ में लिख देता ना। देखो क्या होता है, जरूरी नहीं है कि आपका हार्ट बीट तभी इंक्रीज हो जब इमरजेंसी सिचुएशन हो।
कोई इमरजेंसी सिचुएशन, बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा, ध्यान से सुनना, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जरूरी नहीं है कि जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो तभी आपकी हार्ट बीट इंक्रीज हो। इमरजेंसी सिचुएशन में हार्ट बीट इंक्रीज हो रही है तब तो कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व है? Sympathetic. तब तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है, वहां पे कार्डियो एक्सेलरेटर सेंटर है, वो इंक्रीज कर देगा हार्ट बीट, स्ट्रेंथन द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड सो ऑन, कार्डिक एक्टिविटी या कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगा। समझ आ रहा है? जब आप सुट्टा फूक रहे हो, हाँ, जब आप ड्रग कंज्यूम कर रहे हो, तो कौन सा इमरजेंसी सिचुएशन है भाई? बताना। हाँ, ये ह्यूमन हेल्थ में पढ़ा था। पढ़ा था ना? वही हाँ, याद आ गया। करना पड़ेगा। यही कि जब आप टोबैको कंज्यूम कर रहे हो या स्मोकिंग कर रहे हो तब भी तो आपकी बॉडी से एड्रेनलिन रश होता है, एड्रेनलिन सिक्रीट होता है कि नहीं होता है? क्या उसका किसी इमरजेंसी मोड से लेना देना है? नहीं। नहीं, कोई इमरजेंसी मोड नहीं है। अपने आप एड्रेनलिन सिक्रीट होने लग जाएगा, और एड्रेनल जब आप कुछ ऐसा कंज्यूम करोगे तो, ठीक है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि क्या बोलते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन में एड्रेनलिन सिक्रीट नहीं होता, इमरजेंसी सिचुएशन में भी एड्रेनलिन सिक्रीट होगा, ठीक है। समझ आया? और उस समय भी कार्डिक आउटपुट होगा, लेकिन एड्रेनलिन क्या बिना इमरजेंसी सिचुएशन के भी एक्टिव हो सकता है कि नहीं? हाँ भैया। हो सकता है। समझ आया? क्लियर है कॉन्सेप्ट? हाँ भैया। Yes. ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होती है जिस जब जो इमरजेंसी सिचुएशन नहीं होती, और तब भी आपका कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है ना? उसमें एड्रेनलिन इन्वॉल्व होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो थायरोक्सिन में भी मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है ही वो। थायरोक्सिन पूरा थायराइड हार्मोन जब हम पढ़ेंगे तो उसमें मैं बताता हूँ, एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखोगे, मेटाबॉलिज्म पूरा आसानी से जिंदगी कटेगी, है ना? ठीक है। और ठीक है, ओके। इसमें एक आप अगर याद रखना चाहो, केमिकल स्टिमुलेशन में एक अलग अलग तरह के वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर में अगर आप याद रखो, क्या बोलते हैं उसको, एसिटाइल कोलाइन, पढ़ोगे आप, है ना? एसिटाइल कोलाइन। तो एसिटाइल कोलाइन जब हमारा नर्वस सिस्टम सिक्रीट करता है, एक्चुअली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ही सिक्रीट करता है एसिटाइल कोलाइन, तब आप क्या देखोगे, एसिटाइल कोलाइन के सिक्रीशन की वजह से जब नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जब एसिटाइल कोलाइन सिक्रीट करता है तो उसकी वजह से भी आप क्या देखेंगे, डिक्रीज, कार्डियक आउटपुट, हार्ट रेट सब डिक्रीज होता है। इसको भी एडिशनली ध्यान रख लेना, ठीक है, क्वेश्चन में आता है। दो चीजें हैं, तो हमने समझा कि दो बातें हैं, है ना? या तो हार्ट रेट इंक्रीज होता है या तो हार्ट रेट डिक्रीज होता है। ये तो नॉर्मल सिचुएशन है, या मतलब ये तो नॉर्मल बातें है ना। अभी तक हमने कोई एडवर्स बात तो नहीं की। क्या अभी तक हम लोगों ने कोई ऐसी बात की कि मतलब कोई डिजीज वगैरह वाली बात तो नहीं की ना? यहाँ पर इस कंडीशन में कार्डियक आउटपुट का इंक्रीज होना भी नॉर्मल है, इस कंडीशन में डिक्रीज होना भी नॉर्मल है। नॉर्मल सिचुएशंस की बात कर रहे हैं, हाँ या ना, बोलो। Yes. नॉर्मल सिचुएशंस की ही तो बात कर रहे हैं ना। लेकिन लेकिन अ, ठीक है, अच्छा, अगर आपसे पूछे कि ये किस तरह से कार्डियो एक्सेलरेटर सेंटर जो है आपका, किस तरह से कार्डियो एक्सेलरेटर सेंटर आपका रेगुलेट करता है, और थोड़ा सा डीप में अगर जाएं, तो वो कुछ नहीं करता। कार्डियो एक्सेलरेटर सेंटर कार्डियो एक्सेलरेटर सेंटर क्या करेगा, ये दोनों के पास ही क्या होता है, दोनों के पास ही कंट्रोल होता है, किसका, एसए नोड का। अगर आपने एसए नोड पे कमांड बना ली, तो एसए नोड पे कमांड बना ली तो आपके ही हाथ में है ना फिर। सारा शिकंजा जो है वो आपके हाथ में, कि आपको डिक्रीज करना है हार्ट रेट या इंक्रीज करना है, ठीक है। तो बस ये याद रखना कि भाई ये जो कार्डियो एक्सेलरेटर सेंटर है, कार्डियो एक्सेलरेटर कार्डियो एक्सेलरेटर सेंटर क्या करता है, ये रेगुलेट करता है
इट रेगुलेट्स एसए नोड, ठीक है। और उस एसए नोड को रेगुलेट करने के लिए इसके पास कौन सा शस्त्र है, ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और अगर मैं इसकी बात करूं, ये कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर, तो सेम लाइन चिपकाओ, कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर रेगुलेट्स एसए नोड बाय, क्या लिखूंगा यहां पे, पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, है ना। कार्डियो इनहिबिटरी, दोनों के पास कंट्रोल है, क्योंकि दोनों ही तो आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में है ना, एक पैरा में है एक, समझ आया। भैया ये बोलो जो बोलो। इमरजेंसी मोड में आपने बोला कि कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, उसमें मतलब हम्म क्या होता है कि उसकी कार्डियक साइकिल स्पीड में होने लग जाती है या फिर टाइम कम लेती है, ऐसा कुछ? हाँ और क्या, कार्डियक आउट, यही सब जो होगा, देखो हार्ट बीट बढ़ जाएगी, यही लिखा है ना, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, जो 72 बीट्स पर मिनट है उससे ज्यादा हो जाएगा, अभी हम आएंगे उस पे, ठीक है। प्रेशर बढ़ जाएगा थोड़ा सा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ठीक है, थोड़ा सा और ज्यादा ब्लड आप पंप आउट करोगे, ठीक है। इसमें अब जैसा मैंने बताया आपको, यहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट हो रहा था, तो यहाँ पर भी क्या एड्रेनलिन सिक्रीट होगा, हाँ, यहाँ पर तो एड्रेनलिन सिक्रीट होगा ही होगा, ठीक है, यहाँ पर एड्रेनलिन सिक्रीट होगा। तो आपको बताया ना अभी मैंने आपको कि भाई क्या क्या एड्रेनलिन इमरजेंसी सिचुएशन में, इमरजेंसी सिचुएशन में क्या एड्रेनलिन सिक्रीट होता है कि नहीं होता है, होता है भैया। होता है। लेकिन एड्रेनलिन सिक्रीट हो रहा है, इसका मतलब ये क्या जरूरी है कि इमरजेंसी सिचुएशन है? नहीं। दोनों बातें समझ आ रही है सबको, जल्दी बताओ। Yes. हाँ, एड्रेनलिन सिक्रीट हो रहा है, उससे कार्डियक आउटपुट तो इंक्रीज होगा, लेकिन एड्रेनलिन सिक्रीट हो रहा है इसका मतलब जरूरी नहीं है कि इमरजेंसी सिचुएशन हो, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में क्या एड्रेनलिन सिक्रीट होगा ये बात जरूरी है। Yes, sir. यस, ठीक है। तो देखो इमरजेंसी सिचुएशन में इंक्रीज करने वाला, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करने वाला अगर कोई न्यूरोट्रांसमीटर है, ये क्या है, एक तरह का यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर है, न्यूरोट्रांसमीटर हम पढ़ेंगे, जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो कौन है, इधर है आपका एड्रेनलिन, ठीक है, जो इंक्रीज करता है, इधर है एसिटाइल कोलाइन जो डिक्रीज करता है, ठीक है, डिक्रीज करता है, ओके, ध्यान रखेंगे इतनी बात, ठीक। ये रेस्टिंग फेज में हो सकता है, और ये फियर ड्यूरिंग रेस्ट, ये कब हो सकता है, जब हम रेस्ट करते हैं, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्लियर हुआ ये, आया ना, जल्दी बोलो, क्लियर हुआ, हाँ भैया। ठीक है। अब दो चीजें हैं, जैसे हम बोलते हैं कि हमारा जो नॉर्मल हार्ट है, जो नॉर्मल हार्ट है हमारा, अब देखो, अब डिजीज कंडीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, इधर इंक्रीज होना और इधर डिक्रीज होना, क्या ये नॉर्मल है कि नहीं है? इधर इंक्रीज हो रहा है, इधर डिक्रीज हो रहा है, क्या ये नॉर्मल है कि नहीं है? Yes, sir. बोलो। ये, नॉर्मल। लेकिन मैं अगर बात करूं कि हमारा कॉन्स्टेंटली, मेरा हार्ट जो है वो कॉन्स्टेंटली काफी बार, मतलब ऑन एन एवरेज जो है, उसका जो हार्ट रेट है वो होना चाहिए 72 बीट्स पर मिनट, लेकिन वो नॉर्मली उतना जा रहा है 90 बीट्स पर मिनट, तो ये नॉर्मल है कि नहीं है? Normal is एबनॉर्मल। ये अब नॉर्मल कंडीशन है, ये डिजीज कंडीशन, 72 बीट्स पर मिनट जाना चाहिए, लेकिन अब जा रहा है वो 60 बीट्स पर मिनट, ये भी डिजीज कंडीशन हो सकती है, हाँ या ना, बोलो, है ना। Yes. अच्छा, यानी कि यहाँ पर क्या है कि नॉर्मल से इंक्रीज्ड है ना, और यहाँ पर क्या है, नॉर्मल से डिक्रीज्ड है, क्लियर हुआ, ठीक है। तो जब हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, एक ऐसी कंडीशन जिसमें हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है नॉर्मल से, ठीक है, एवरेज एडल्ट का, तो उसको, उस कंडीशन को बोलते हैं टैकी कार्डिया,
क्या बोलते हैं उसको, टैकीकार्डिया। अच्छा, अगर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, डिक्रीज हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रेडीकार्डिया। ब्रेडीकार्डिया। क्या क्या कारण हो सकते हैं टैकीकार्डिया और ब्रेडीकार्डिया के? टैकीकार्डिया हो सकता है टेम्परेचर, ठीक है, और नॉर्मल भी इसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है, टेम्परेचर की वजह से, ठीक है, या फिर हमने देखा टैकीकार्डिया ही है, वो भी नॉर्मल इंक्रीज हो रहा है, स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्व्स, अगर सिंपैथेटिक सिचुएशन में होंगे आप तब भी टैकीकार्डिया, ठीक है, सिंपैथेटिक नर्व्स, ठीक है, या फिर अब डिजीज कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं, कॉन्स्टेंटली अगर यही रहेगा तो वो डिजीज कंडीशन है, मे बी ड्यू टू वीक कंडीशन ऑफ हार्ट। ऊपर वाला नॉर्मल है, ऊपर वाले दोनों, ये सब दोनों नॉर्मल है, वीक कंडीशन ऑफ हार्ट, ठीक है, या फिर ये भी डिजीज कंडीशन, शॉक में हो आप, ठीक है, या फिर लॉस ऑफ ब्लड हुआ है, लॉस ऑफ ब्लड हुआ है तो टैकीकार्डिया हो सकता है। एक नॉर्मल और बात कर लेते हैं, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो भी तो टैकीकार्डिया होगा। समझ आ रहा है कैसे पढ़ रहे हैं हम? आ रहा है कि नहीं बताओ? आ रहा है। आ रहा है। अगेन ब्रेडीकार्डिया का भी रीजन क्या हो सकता है, टेम्परेचर, टेम्परेचर। अच्छा, टेम्परेचर तो ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगा के देखते हैं कौन बताएगा, टेम्परेचर अगर कम होगा तो टैकीकार्डिया होगा या ब्रेडीकार्डिया होगा? टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया। ब्रेडीकार्डिया। नहीं, टैकी। टैकी क्यों होगा? शिवरिंग होएगी तो उसमें एक्सरसाइज वगैरह लगेगी तो उससे हार्ट बीट बढ़े। मेटाबॉलिज्म बढ़ाना है ना, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तभी तो हाँ। टेम्परेचर बढ़ेगा हमारी बॉडी का। तो हाँ, सर्दियों में टैकीकार्डिया, गर्मियों में ऐसे याद रखना ब्रेडीकार्डिया। तो टेम्परेचर में भी द रीजन, और स्टिमुलेशन इधर बोलेंगे, ठीक है, स्टिमुलेशन बाय पैरासिम्पथेटिक, पैरासिम्पथेटिक वेगस नर्व होती है एक, बहुत सारी नर्व्स होती है हमारी बॉडी में, वेगस नर्व होती है, उसका पैरासिम्पथेटिक कंडीशन, ठीक है। एंड थर्ड डिजीज कंडीशन में भी कोई कंडीशन है ऑफ द हार्ट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कंडीशन हो गई है कोई हार्ट में, ऑफ द हार्ट, उसकी वजह से भी हो सकता है ब्रेडीकार्डिया। अब ध्यान से सुनना, इसको कंफ्यूज मत करना हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन से, बिल्कुल। क्या हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन से कोई लेना देना है इसका? बताओ। नहीं। नहीं, क्योंकि हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन वो जो है वो ब्लड प्रेशर की बात है, यहाँ पे हार्ट बीट्स की बात है ना। यहाँ पर मैं बोलता हूँ नॉर्मल हार्ट बीट्स 72 बीट्स पर मिनट था, वहां पर मैं बोलता हूँ कि हमारा जो नॉर्मल हार्ट है उसका ब्लड प्रेशर की बात करता हूं मैं। अगर ब्लड प्रेशर जो है वो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, सिस्टोलिक आपका होता है 120 यानी कि कॉन्ट्रैक्शन वाला 120, और नॉर्मल जो डायस्टोलिक होता है वो होता है 80 मरकरी, मिलीमीटर मरकरी, ठीक है। इसको मेजर कैसे किया जाता है, हमेशा याद रखना, इसको ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है। अच्छा, ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन क्या हो सकती है, प्रेशर exerted pressure exerted by blood on the on the walls of blood vessels, ठीक है, वहां हार्ट की बात कर रहे थे, यहाँ ब्लड वेसल्स की बात कर रहे हैं कि ब्लड वेसल्स में जो प्रेशर क्रिएट कर रहा है ब्लड। मेजर हमेशा कहाँ से करते हैं, लेफ्ट हैंड से मेजर करते हैं राइट से, इतना बेसिक है ये।
मेजर्ड, लेफ्ट से करते हैं ना? हाँ कौन सी आर्टरी? मेजर्ड जनरली, ध्यान रखना मेजर्ड, क्योंकि लेफ्ट में हमारी एक आर्टरी होती है, लेफ्ट जनरली मेजर्ड फ्रॉम लेफ्ट ब्रैकियल आर्टरी। उस आर्टरी का नाम क्या है? ब्रैकियल आर्टरी, जहां से आप मेजर करते हैं बीपी। ठीक है, मेजर करने वाली जो मशीन होती है उसका क्या नाम होता है? अरे यार ये तो बता दो। स्फिग्मो, मैनोमीटर। स्फिग्मो मैनोमीटर। स्फिग्मो मैनोमीटर आजकल डिजिटल आने लग गए हैं। जो डिजिटल आने लग गए हैं, देखा है ना स्फिग्मो, डिजिटल वाला स्फिग्मो मैनोमीटर देखा है आपने? हाँ, है ना? तो डिजिटल वाले जो स्फिग्मो मैनोमीटर है उसमें आपको बस लगाया, बटन दबाया, आपको स्क्रीन पे, वो अपने आप ही दिखता है। हाँ स्क्रीन पे अपने आप दिख जाएगा, है ना? लेकिन जो आपका जो मैनुअल होता है, आपको सिखाया मैनुअल ही जाता है। जब आप क्या होता है फर्स्ट ईयर में जाओगे तो आपको वो क्या बोलते हैं बीपी मेजर करना सिखाएंगे, और वो मैनुअल सबसे बढ़िया होता है। आपको आना चाहिए मैनुअल करना, ठीक है? चाहे हर जगह पर मशीन्स काम नहीं करती है ना, तो आपको मैनुअल आना चाहिए। मैनुअल जो है वो स्फिग्मो, उसमें मैनुअल स्फिग्मोमीटर आपने देखा होगा। आजकल बहुत कम डॉक्टर्स जो है वो मैनुअल रखते हैं, ठीक है? मैनुअल मैनोमीटर जो है वो कम बहुत रखते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा ट्रिकी है वो, है ना? उसमें देखा है आपने, उसमें मरकरी ऊपर जा रही होती है। देखिए किसने पुराना वाला स्फिग्मोमीटर देखा? देखा है, वो ऐसे दबा दबा के करते रहते हैं बार बार। हाँ ब्लैक। हाँ, उसमें मरकरी ऊपर, लाइन ऊपर जा रही होती है, ठीक है? ऊपर जा रही होती है, और आपने कान में क्या लगाया हुआ होता है? स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप, है ना? पुराना वाला, अगर मैनुअल मेथड की बात करूं, नए वाले में स्टेथोस्कोप की जरूरत होती है, ठीक है? नए वाले में कोई स्टेथोस्कोप की जरूरत नहीं है। समझ आया? अब ध्यान से सुनना। क्या ये ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है या घट सकता है? हाँ बिल्कुल, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है या घट सकता है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है? अगर बढ़ गया तो आप बोलोगे उसे हाइपरटेंशन, हाई बीपी, ठीक है? विच इज अराउंड, मान लो ये हो गया तुम्हारा 140 90 mmHg, है ना? 140 90 mmHg एंड हाइपोटेंशन, ये हो गया मान लो 110 70 घटा के, हाँ, mmHg, ठीक है? mmHg, तो ये है। समझ आया? क्लियर हुआ इतना? ये नहीं यस। ठीक है? mmHg मरकरी, ठीक है? हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, ओके? एक चीज और होती है जिसको बोलते हैं पल्स, है ना? ब्लड प्रेशर मेजर किधर से करोगे आप? ये सारी एक साथ कर दिया हमने, ठीक है, ताकि इजी रहे, है ना? उधर हमने हार्ट रेट की बात की थी, इधर हमने क्या बात की थी? हार्ट रेट की बात की थी, ठीक है? तीनों चीजें अलग हैं। इधर हम बात कर रहे हैं ब्लड प्रेशर की, ठीक है? और एक चीज और है, आपने देखा होगा डॉक्टर्स जो है वो हाथ पकड़ के मेजर कर रहे होते हैं, पल्स। पल्स सुना है आप लोगों ने? हाँ, टॉफी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है? पल्स पल्स, रेट। पल्स रेट, हाँ, ठीक है वो, ठीक है? वो क्या होता है देखो,
वो क्या मेजर करते हैं? ये हमेशा पल्स जो है वो मेजर होती है, पल्स इज फेल्ट, ठीक है, इन द रेडियल आर्टरी, है ना, हाथ वाली जो रेडियल आर्टरी होती है, रेडियल आर्टरी। ये रेडियल आर्टरी कहाँ प्रेजेंट होती है? रेडियल आर्टरी प्रेजेंट होती है इन द रिस्ट, कलाई पर, है ना। पल्स चेक करते हैं रिस्ट, ठीक है, या फिर नेक पर भी आपको लगेगी। ट्राई किया है, अगर आप देखो आपको रिस्ट पर धड़कते हुए मिल जाएगी, है ना, बहुत बार किया है। Yes, sir. इजीली आपको धड़कते हुए पता चल जाएगा, नेक रीजन पर भी पता चलता है, ठीक है। और कई बार जो पल्स का जो ग्राफ देखते हैं हम लोग, ठीक है, जो ग्राफ होता है पल्स का, जब मशीन से मेजर करते हैं तो पल्स का जो ग्राफ दिखता है, जब वैसे तो नहीं दिखता, वैसे तो आप मैनुअली भी काउंट कर सकते हो, एक्सपीरियंस के साथ ये आ जाता है आपको, ठीक है, एक्सपीरियंस के साथ ये आ जाता है। तो लेकिन ग्राफ ऑफ पल्स का क्या मतलब है? ग्राफ ऑफ पल्स आपको तब दिखेगा जब जब एक मशीन लगाई जाएगी, और मशीन होती है स्फिग्मोग्राफ जो लगाया जाता है, क्योंकि जब कोई वेंटिलेटर पर होता है ना, जब कोई इंसान या जब कोई पेशेंट वेंटिलेटर पर होता है, तो वेंटिलेटर पर जब कोई पेशेंट होगा तब थोड़ी आप मैनुअली उतना करोगे, तब आप रेगुलेटेड देखते रहते हो, तब क्या होती है, नर्स नर्स थोड़ी अब वो क्या बोलते हैं, हर बार हाथ पकड़ के क्या बोलते हैं वो चेक करेगी कि कितना पल्स जा रहा है, कितना बीपी जा रहा है। उस समय पे सारी मशीन्स लगी हुई होती हैं उसकी बॉडी में, तो स्क्रीन पे सब चीजें आ रही होती हैं। आपने देखा स्क्रीन पे ईसीजी भी आ रहा होता है, बीपी भी आ रहा होता है, पल्स भी आ रहा होता है, हार्ट रेट भी आ रहा हाँ, होता है, सारी चारों चीजें साथ में कनेक्टेड होती है ना। तो उस समय पर जो मशीन लगी हुई होती है, जो पल्स ऑफ एन आर्टरी को दिखाती है, ग्राफ को दिखाती है, वो मशीन जो है, उस मशीन का नाम है, इंस्ट्रूमेंट का नाम है, ठीक है, स्फिग्मोग्राफ, स्फिग्मोग्राफ, मशीन का नाम है, ग्राफ याद रखना, इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द पल्स प्रेशर? पल्स प्रेशर क्या होता है फिर? पल्स प्रेशर बहुत सिंपल है, पल्स प्रेशर का मतलब होता है प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। पल्स प्रेशर का क्या मतलब होता है? प्रेशर डिफरेंस, किस, विच इज जनरेटेड बाय अ पल्स, विच इज जनरेटेड बाय अ पल्स। प्रेशर डिफरेंस, किस चीज का डिफरेंस? भाई सिस्टोलिक एक प्रेशर था, सिस्टोलिक ज्यादा प्रेशर होता है या डायस्टोलिक? एक प्रेशर था सिस्टोलिक, अरे भाई बोल दो, कहाँ गए तुम लोग? आवाज आ रही है? हेलो। हाँ भैया। सिस्टोलिक ज्यादा प्रेशर होता है डायस्टोलिक? अरे ये तो बेसिक क्वेश्चन है, सिस्टोलिक कितना प्रेशर होता है? भव्या अभी बताया यार, 120/80 का क्या मतलब होता है स्वेच्छा? अरे हाँ, बे, खराब हाल है भाई तुम्हारे। 120/80 अभी बताया है, 120 में 120/80 में 120 क्या है तुम्हारा? सिस्टोलिक प्रेशर ही तो, सिस्टोलिक। और 80 क्या है तुम्हारा? डायस्टोलिक प्रेशर है। आया समझ की नहीं? अब बताओ कौन सा प्रेशर ज्यादा होता है, सिस्टोलिक या डायस्टोलिक? सिस्टोलिक। सिस्टोलिक। सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन वाला है और डायस्टोलिक रिलैक्सेशन वाला है, तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्शन में इतना तो समझ आना चाहिए, कॉन्ट्रैक्शन में ऑब्वियसली प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। तो पल्स प्रेशर इज द प्रेशर डिफरेंस जनरेटेड बाय द पल्स, यानी कि इट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक जितना आएगा आपका, ठीक है, सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक जो आएगा वो ही होगा पल्स, वो पल्स प्रेशर, ठीक है। यानी कि नॉर्मल, इसका मतलब नॉर्मल पल्स प्रेशर कितना होना चाहिए?
नॉर्मल पल्स प्रेशर कितना होना चाहिए? बोलो। 40 mmHg. बस 40 mmHg। समझ आया? भाई सिस्टोलिक 120 बताया, डायस्टोलिक हाँ 80 जी। बताया। मुझे समझ आ गई. ठीक है, समझ तो आ गया, आंसर भी क्या करो। ठीक है, ओके, इतना हो गया कवर हमारा। भैया ये हाथ से मेजर क्या करते हैं पल्स प्रेशर को? हैं? हाथ से कैसे मेजर पल करते पल्स रेट से मेजर क्या करते हैं, मतलब पल्स ही तो करते हैं, उससे क्या पता चलता है? हैं? उससे ये पता चल रहा है कि हार्ट ठीक पंप कर रहा है कि नहीं पंप कर रहा है। क्योंकि एक बात बताओ, जब जब फॉर एग्जांपल आप आपको फीवर होगा या कुछ कुछ सिचुएशंस होंगी, कोई डिजीज कंडीशन होगी, तब ये नॉर्मल तो नहीं रहेगा। तब आपको पता है कि हार्ट रेट बढ़ेगा, जनरली बढ़ ही जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल फीवर वगैरह में बढ़ेगा या घटेगा? कोई डिजीज कंडीशन होगी तो बढ़ेगा। बढ़ेगा, बढ़ेगा बढ़ेगा. थोड़ा, बढ़ेगा थोड़ा सा, है ना? ठीक है, और जब आप बहुत ज्यादा वीक वगैरह हो रहे होगे, ठीक है, इनफ ब्लड पंप नहीं कर रहा है, तो घट जाएगा। तो वो हम मेजर करते हैं, हमको जैसे पता है कि भाई पल्स जो है वो बीट्स शो करती हैं, है ना? बीट शो करती हैं। तो बीट्स जो शो कर रही हैं, आप अगर मेजर भी करो तो आपको ये पता है वो बीट शो करेंगी। मान लो कि 72 बीट्स पर मिनट ऐसा शो कर रही है वो। ठीक है, तो वो 72 बीट्स पर मिनट शो कर रही है ना। तो 72 बीट्स पर मिनट यानी कि आप आपको जब अंदाजा हो जाता है ना, तो आप खुद 10 सेकंड मन में काउंट कर लेते हो। ठीक है, ऐसा कर सकते हो आप, 72 बीट्स पर मिनट ना। तो ऐसा कर लेते हैं, 72 बीट्स पर मिनट, इसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं। 72 बीट्स पर मिनट यानी कि 60 सेकेंड्स में 72 बीट्स, यही मतलब हुआ। ठीक है, हाँ 60 सेकेंड। तो यानी कि जनरली क्या होना चाहिए कि 1 सेकेंड में कितना बीट्स होना चाहिए? 72/60। मोल कॉन्सेप्ट। हाँ तो 72/60 कितना हो गया? 1.2. 1.2। ठीक है, ठीक है, 1.2। तो यानी कि अगर मैं बोलूं कि 1 सेकेंड में 12 बार वो बीट कर रही है, तो 12 सेकेंड, सॉरी, 12 बीट्स मिलेंगी मुझे कितने सेकेंड में? 10 सेकंड। 10 सेकेंड। ठीक है, अगर 10 सेकेंड तो होल्ड कर ही सकते हो ना हाथ, हाथ, या फिर 10 सेकेंड में। हाँ वो 10 सेकंड ही करते हैं बस डॉक्टर। हाँ, 10 सेकेंड होल्ड करो। 10 सेकेंड भी नहीं करना चाहते तो 5 सेकेंड होल्ड कर लो। 5 सेकेंड होल्ड कर लो और बीट्स काउंट कर लो। 5 सेकेंड आपने होल्ड किया, और 5 सेकेंड होल्ड किया, 5 सेकेंड में क्या 6 बार बीट कर रही है क्या? समझ आया? अगर 5 सेकेंड में 6 बार बीट आपको सुनाई दी, इसका मतलब नॉर्मल है। हाँ या ना? समझ आया क्यों वो पकड़ते हैं हाथ? हेलो, समझ आया कि नहीं? हाँ हाँ भैया. अब कर सकते हो, तुम भी बन गए आधे डॉक्टर तो, है ना? आ गए भैया, आपका ऑपरेशन करें। हाँ, ठीक है। तुम तो दूर रहना भाई मेरे से, सिस्टोलिक डायस्टोल नहीं बता पा रहे हो तुम लोग। बताने के बाद भी हैं? मैं बता सिस्टोल, आप पूछो, आप बताएंगे, आप पूछो। दूंगा. अब तो बता ही दोगे, अब तो कौन तो नहीं बता फिर पा। ठीक है इंसान अभी। नहीं ना. ठीक है. हाँ हाँ, सीख गए तुम, सीख गए। ठीक है, अभी पूछूंगा, कल परसों पूछूंगा, आज नहीं पूछूंगा। फिर देखते हैं। पूछ लेना। अब कुछ हमको क्या पढ़ना है, डिजीज कंडीशंस पढ़नी है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। हम्म
एक चीज हम पढ़ते हैं यहाँ पर, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन पता चल गया तुमको, हाइपरटेंशन पता चल गया, ठीक है। एक चीज होती है बहुत इंपॉर्टेंट, पढ़ना है इसको हमें थोड़ा डिटेल में, जिसको बोलते हैं हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर मतलब एक ऐसा स्टेट ऑफ हार्ट जहां पर मतलब हार्ट पंप तो कर रहा है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल फेलियर कब बोला जाता है, जैसे मान लो कि मुझे, जैसे मुझे रिक्वायर्ड था कितना परसेंट, अरे कितने लाने होते हैं बोर्ड में, 33% लाने होते हैं ना, 33 हाँ होते हैं, तो बोर्ड में मुझे 33% लाने थे, लेकिन वो रिक्वायर्ड क्राइटेरिया था, 33% रिक्वायर्ड क्राइटेरिया था, लेकिन मैं कितना लाया, 30% लाया बोर्ड में, तो फेलियर ही तो काउंट होऊंगा ना मैं, हाँ या ना, समझ हाँ आया। हाँ हाँ, तो उम्मीदों पे नहीं खरे उतरे। तो वो है फेलियर, ठीक है। तो मतलब कि इसका मतलब ये तो, अच्छा इसका मतलब जरूरी है क्या कि मैं, अगर मैं बोल रहा हूँ फेलियर है, तो इसका मतलब क्या ये जरूरी है कि जीरो ही होगा? नो नहीं। सर नहीं नहीं, हो सकता है कि वो 30 हो सकता है वो 10% आया हो मेरा, हो सकता है 20% आया हो, तब भी तो फेलियर ही है, जरूरी नहीं है ना कि जीरो हो, समझ आया कि नहीं है। तो हार्ट फेलियर का भी क्या मतलब है कि स्टेट ऑफ हार्ट है, स्टेट ऑफ हार्ट है when it is not pumping blood, and it is not pumping blood effectively, effectively to meet the needs of the body, to meet the needs of the body, बॉडी की नीड्स को मीट करने के लिए, ठीक है, बॉडी की जितनी जरूरत है, जो रिक्वायर्ड क्राइटेरिया है बॉडी का, जितना ब्लड बॉडी को जाना चाहिए उतना ब्लड नहीं दे पा रहा है, तो हार्ट फेलियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर ठीक है। क्यों होता है हार्ट फेलियर? कभी कभी जनरली हम देखते हैं कि ये हार्ट फेलियर का जो कारण होता है वो होता है, इसको कभी कभी हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी बोलते हैं। क्यों हम इसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बोलते हैं? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इसलिए बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इस समय पर कंजेशन हो जाता है किसका, लंग्स का, ठीक है, विच इज द मेन सिम्टम, कंजेशन ऑफ द लंग्स। अब आपको पता है डबल सर्कुलेशन में हार्ट में अगर ब्लड, हार्ट ठीक से ब्लड पंप नहीं कर पा रहा तो क्या लंग्स काम करेंगे क्या? नो सर है ना, दोनों तो रेगुलेटेड कंट्रोल्ड एक साथ ही हैं, तो दिस इज द मेन सिम्टम, कंजेशन ऑफ लंग्स हो जाएगा, विच इज द मेन सिम्टम, ठीक है। कंजेशन मतलब? कंजेशन मतलब सिकुड़ जाना, ठीक है, वो सिकुड़ जाएगा, उसको इनफ ब्लड ही नहीं मिल रहा, कैसे काम करेगा, वो करेगा क्या, समझ आया, कंजेस्टेड, ओके। तो अगेन याद रखना यहाँ पर मिसकंसेप्शन है, तीन बातें और तीनों बातें अलग हैं। हार्ट फेलियर मैं बोलता हूं अलग है, हार्ट फेलियर का मतलब समझ आया कि मतलब ब्लड पंप कर रहा है हार्ट, इसका मतलब ये है कि हार्ट ब्लड पंप ही नहीं कर रहा, ये मतलब है क्या इसका हार्ट फेलियर का? नो सर बोलो। इनफ ब्लड पंप नहीं कर रहा। इनफ ब्लड पंप नहीं कर रहा जितनी बॉडी को नीड है ना, उसकी वजह से कंजेस्टिव वो हो गया है, लंग्स जो है वो कंजेस्टेड हो गए हैं, है ना, यही मतलब है इसका। बट अगर मैं बात करूं, ये इट इज टोटली डिफरेंट देन कार्डियक अरेस्ट। अगर कोई बोल रहा है कि भाई कार्डियक अरेस्ट आया है, वो हार्ट फेलियर नहीं है,
वो थोड़ा और सीवियर है, ठीक है, वो हार्ट फेलियर नहीं है, ठीक है। वो क्या है फिर, वो है हार्ट ने बीट करना ही बंद कर दिया, बात ही खत्म। समझ आया दोनों में डिफरेंस, समझ पा रहे हो आप? व्हेन हार्ट, हाँ Yes. व्हेन द हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, व्हेन द हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, ठीक है, व्हेन द हार्ट स्टॉप्स बीटिंग। अच्छा, फिर हार्ट अटैक भी अलग है, ठीक है। अगर कोई बोले हार्ट अटैक है, तो हार्ट अटैक अलग सिचुएशन है, ठीक है। हार्ट अटैक क्या है फिर? हार्ट अटैक का क्या मतलब होता है कि हार्ट मसल डैमेज हो गई है, ठीक है। व्हेन द हार्ट, तीनों बातों का ध्यान रखना, हार्ट मसल, व्हेन द हार्ट मसल इज डैमेज्ड, व्हेन द हार्ट मसल इज डैमेज्ड बाय एन inadequate blood supply, ठीक है, बाय inadequate blood supply। भैया, हम्म, ये हार्ट फेलियर और कार्डियक अरेस्ट में, जैसे उसमें था कंजेशन हार्ट फेलियर, तो उसका कंजेशन ऑफ द लंग्स, तो उसमें रीजन क्या है कि क्यों हो रहा है ऐसा? मतलब इनफ नहीं हो रहा, वो इनफ क्यों नहीं हो रहा? इनफ ब्लड क्यों नहीं आ रहा, ये सवाल है तुम्हारा? हाँ बहुत सारे रीजन है उसके पीछे। रीजन है कि बॉडी फैटी हो गई है। अब बॉडी में फैट बहुत ज्यादा बन गया है, तो उसकी वजह से ब्लड वेसल्स में भी फैट बन गया है। अब ब्लड वेसल आएंगे उस पे, हम अभी वही पढ़ाने वाला हूँ कि ब्लड वेसल में फैट जब बहुत ज्यादा जम गया है, तो क्या इनफ ब्लड जाएगा क्या? ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। सबसे पहला चीज तो वही होगा। यही देखा है ना आपने, जो थोड़ा हेल्दी लोग होते हैं, मोटे मोटे लोग होते हैं, उसमें आपने देखा है क्या कि उनको उनमें बीपी होता है। बीपी होता है ना, हाई प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर होता है। क्यों हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है उनको? क्योंकि उनके ब्लड वेसल्स की जो सरफेस एरिया है वो नैरो हो चुकी है। अब ब्लड वेसल्स का सरफेस एरिया नैरो हो गया है, तो ऑब्वियसली ब्लड जो है वो प्रेशर बढ़ जाएगा, और क्या उतना अमाउंट ऑफ ब्लड पंप होगा? नहीं हो पाएगा, है ना। और हार्ट जो है वो ऑलरेडी एक एज में आने के बाद जो है वो क्या हो जाएगा, टायर्ड बोल सकते हो आप, इसलिए भी वो इनफ ब्लड पंप नहीं कर रहा है ना। या फिर आप ये बोल सकते हो कि उसकी जो ये हो गया है, क्या बोलते हैं उसको, ब्रेडिकार्डिया हो गया है, 60 बीट्स पर मिनट दे रहा है ना, 60 बीट्स पर मिनट दे रहा है, समझ हाँ, आए? तो ये सब सिचुएशंस है। और कार्डियक अरेस्ट का क्या रीजन हो सकता है कि वो स्टॉप कर गया बीट करना? स्टॉप कर गया बीट करना, इसका रीजन ये हो सकता है कि जो मसल थी, ठीक है, सडन डेथ हो गई हार्ट मसल की, मायोकार्ड, ठीक है, सडन डेथ हो गई। या फिर आप ये बोल सकते हो कि हाँ, हार्ट मसल की डेथ हो जाना। या फिर आप ये बोल सकते हो कि क्या हुआ कि कोरोनरी आर्टरी जो सप्लाई करती है ब्लड, वो ही वो ही किसी वजह से डैमेज हो गई, ठीक है, तो हार्ट जो है वो तुरंत जो है पंप करना बंद कर जाएगा, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी इज द आर्टरी विच सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट। मैंने बताया था ना, एक आर्टरी आर्टा से निकलती है और वापस हार्ट में जाती है, तो गिव इट ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हाँ, है ना। वही उसको ब्लड ही नहीं देगी तो हार्ट काम कैसे करेगा? और भी रीजन हो सकते हैं, नर्वस रीजन भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल सिंपैथेटिक, या ब्रेन में किसी तरह का प्रॉब्लम हो गया, इन सेंटर में किसी तरह का प्रॉब्लम हो गया, कोई डैमेज हो गई, है ना, वीन डैमेज हो गई या नर्व डैमेज हो गई। जैसे मान लो हमने बात की थी, इधर इधर है ना, नर्व्स हैं, वेगस नर्व है, ठीक है, इधर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ब्रेन से रिलेटेड भी कुछ हो गया, तो भी हार्ट जो है वो बीट करना बंद कर देता है ना। समझ आया? क्लियर हुआ? बोलो। हाँ भैया। तो अब यहीं पर एक डिजीज है जिसको बोलते हैं कोरोनरी, जिसकी तुमने बात की और मैंने अभी बताया, विच इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, तो जैसा मैंने आपको बताया, कोरोनरी आर्टरी डिजीज का मतलब होता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज का मतलब होता है कि कोरोनरी आर्टरी में कुछ दिक्कत हुआ है। कोरोनरी आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई करती है, ध्यान रखना, कोरोनरी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ब्लड के खुद के काम करने के लिए,
समझ आया? कोरोनरी आर्टरी ब्लड के खुद के काम करने के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हार्ट। ठीक है, जैसे मान लो ये कोरोनरी आर्टरी है ना, ये कोरोनरी आर्टरी है। अब क्या हो गया, ये सप्लाई कर रही थी, ठीक है, ये क्या सप्लाई कर रही थी, हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही थी। लेकिन हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही थी, अब इसमें क्या क्या चीजें होंगी आपको पता है, इसमें क्या घूम रहा होगा, कई तरह के सेल्स घूम रहे होंगे, जैसे आरबीसीज, है ना, जैसे प्लेटलेट्स, बहुत सारी चीजें घूम रही होंगी, आपको पता है यहाँ पे कई तरह का न्यूट्रिएंट्स चल रहा होगा, यहाँ जाएगा ना इधर। लेकिन हुआ क्या, ये सब ठीक था, ये सब तो ब्लड में होना ही चाहिए, लेकिन साथ के साथ यहाँ पर फैट बहुत खाने लग गया इंसान, तो जिसकी वजह से इनकी ब्लड वेसल में क्या जमने लग गया, इस तरह से फैट जमने लग गया। ठीक है, ये येलो वाला फैट जमने लग गया। फैट के साथ साथ और क्या हो गया, यहाँ पर कैल्शियम का भी डिपोजिशन होने लग गया। ठीक है, कैल्शियम, कैल्शियम का भी डिपोजिशन होने लग गया। और खतरनाक, यहाँ पर डिपोजिशन होने लग गया कोलेस्टेरॉल का भी। ठीक है, कोलेस्टेरॉल का भी, कोलेस्टेरॉल का भी डिपोजिशन होने लग गया। ठीक है, कई तरह की फाइब्रस टिश्यूज भी बनने लग गए यहाँ पर। तो देख रहे हो कितना नैरो हो गया। तो क्या बोला मैंने कि बहुत सारी चीजों का डिपोजिशन हुआ, जैसे कि कोलेस्टेरॉल, क्या क्या बताया था, कोलेस्टेरॉल, कैल्शियम, फैट, फैट, ठीक है, फाइब्रस टिश्यूज, फाइब्रस टिश्यूज डिपॉजिट, डिपॉजिट इन द walls of vessels, in the walls of vessels। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम, आप लोगों ने सुना होगा, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। इस कंडीशन को बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस। क्लियर हुआ इतना? यस सर। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे इतना सब कुछ नहीं डिपॉजिट होता, सिर्फ और सिर्फ क्या डिपॉजिट होता है, कैल्शियम डिपॉजिट होता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या डिपॉजिट होता है, कैल्शियम डिपॉजिट होता है। ठीक है, इस तरह से सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम का डिपॉजिट हो रहा है। 500 रुपये पावशेर केळी, 200 रुपयाला 100 ग्रॅम केळी, 100 रुपयाला 50 ग्रॅम केळी, 50 रुपयाला 25 ग्रॅम केळी, 1 दिनार केळी, 500 रुपये पावशेर। ठीक है, यहाँ क्या देखने को मिला, सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम का डिपॉजिट। फर्क देख रहे हो दोनों में क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस पता चल रहा है आपको? प्रोसेस में बहुत सी चीजें डिपॉजिट हो रही है, बट इस वाले में सिर्फ कैल्शियम। सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम का डिपोजिशन हुआ, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कैल्शियम का डिपोजिशन हुआ इन वॉल्स। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, हार्डनिंग ऑफ द, टफ हो जाएंगे आर्टरीज। कौन सी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी, हार्डनिंग ऑफ आर्टरी। ठीक है, इसकी वजह से नैरो हो जाएंगे बहुत सारे, बहुत आर्टरीज जो है आपकी, तो क्या हो जाएंगी, नैरो, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, नैरोइंग ऑफ आर्टरी, इनफ ब्लड नहीं मिलेगा हार्ट को काम करने के लिए, तो एक टाइम पे हार्ट बीट करना बंद भी कर देता है, जिसकी वजह से इसको आप बोलेंगे कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, या हार्ट अटैक भी आ सकता है। इस कंडीशन को बोलते थे एथेरोस्क्लेरोसिस, अब इसे बोलेंगे आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। ध्यान रखना, दोनों इंपॉर्टेंट है,
आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। ठीक है, जब हार्ट की मसल्स को इनफ ऑक्सीजन या इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलता, तब चेस्ट में पेन होता है ना। व्हेन हार्ट मसल when heart muscle not gets enough oxygen क्यों इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा होगा? इन्हीं दो रीजन की वजह से। आर्थरोस्क्लेरोसिस या आर्टरोस्क्लेरोसिस हो गया, तो क्या इनफ ऑक्सीजन हार्ट को मिलेगा? बताओ। नहीं सर। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से थोड़ा सा चेस्ट पेन होता है। मिडिल एज लोगों में तो काफी बार होता है ये। तो एक्यूट चेस्ट पेन देखने को मिलता है थोड़ी देर के लिए। तो वो जो एक्यूट चेस्ट पेन होता है, उस एक्यूट चेस्ट पेन को हम लोग क्या, एक नई डिजीज कंडीशन विच इज नोन एज एंजाइना पेक्टोरिस, उसको बोलते हैं। भैया ये तो मेरे को भी होता है। हाँ, वो मुझे भी होता है, लेकिन वो एंजाइना पेक्टोरिस नहीं है। ठीक है, वो थोड़ा सा फ्रीक्वेंट होता है। ठीक है, वो एंजाइना पेक्टोरिस नहीं है। वो थोड़े थोड़े बबल्स रह जाते हैं कभी कभी। ठीक है, क्या होता है कि ब्लड वेसल में कभी कभी ब्लड वेसल थोड़ा सा बबल रह गया, थोड़ा गैप रह गया, जिसकी वजह से पेन हो गया, है ना। वो नहीं, समझ आया? समझ आया, वो नॉर्मल है, हाँ। में कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला? व्हेन नो इनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग द हार्ट मसल। ठीक है, हार्ट मसल्स को इनफ ऑक्सीजन ना मिलना, इसके लिए कुछ नाम है क्या? हाँ, हाइपोक्सिया। ठीक है, इसके लिए भी नाम है हाइपोक्सिया। उस हाइपोक्सिया की वजह से इनफ ऑक्सीजन ना मिलना, उसको हाइपोक्सिया बोलते हैं। उसकी वजह से एंजाइना पेक्टोरिस या एक्यूट चेस्ट पेन बोलते हैं। ठीक है, विच इज मोस्ट कॉमन इन, हम ये आपको जनरली देखने को मिलेगा किसमें? मिडल एज लोग जो होते हैं, मिडल एज जो लोग होते हैं, या फिर आप बोलेंगे जो बुढ़ाऊ पार्टी, एल्डरली। ठीक है, ठीक है। आगे आगे क्या बोल रहा है? हार्ट अटैक पढ़ा था हमने। हार्ट अटैक क्या होता है? हार्ट मसल इज डैमेज्ड। ठीक है, हार्ट मसल इज डैमेज्ड, या फिर इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि सडन डेथ ऑफ हार्ट मसल। उसकी वजह से भी सडन डेथ ऑफ हार्ट मसल, सडन डेथ ऑफ हार्ट मसल। ठीक है, और ये क्यों हुआ सडन डेथ ऑफ हार्ट मसल? बाय एन इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। ब्लड ही नहीं मिला हार्ट को। तो इनएडिक्वेट ब्लड नहीं मिलना, मतलब इनएडिक्वेट ब्लड मिलना, इनफ ब्लड ना मिलना हार्ट को, उस कंडीशन को बोलते हैं एनॉक्सिया। समझ आया? एनॉक्सिया और हाइपोक्सिया दोनों में कंफ्यूजन तो नहीं है? क्लियर हुआ? एनॉक्सिया मतलब इनफ ऑक्सीजन नहीं मिला हार्ट की मसल्स को। सॉरी, हाइपोक्सिया मतलब इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा हार्ट की मसल्स को, जिसकी वजह से एक्यूट चेस्ट पेन या एंजाइना पेक्टोरिस हुआ। लेकिन इनएडिक्वेट ब्लड ही नहीं मिल रहा है, तो ब्लड नहीं मिल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम? ब्लड नहीं मिलेगा तो उसको क्या बोलेंगे? एनॉक्सिया। एनॉक्सिया। अब ये हाइपोक्सिया कब हो सकता है? जब जैसे बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि केदारनाथ वगैरह में ना, थोड़ा जो आप अपने एल्डरलीज को लेकर जाते हैं, है ना, ग्रैंड पेरेंट्स को अगर लेकर जा रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। क्यों ध्यान रखना चाहिए? उनको मेडिकेशंस पर रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि चलो ठीक है, तीर्थ यात्रा तो ठीक है, लेकिन भाई मिडल एज और एल्डरलीज जो है, वहां पे ऑक्सीजन हवा जो है वो बहुत पतली होती है, बोलते हैं। पतली हवा है मतलब, पतली हवा होने का मतलब होता है कि वहां पर ऑक्सीजन अमाउंट जो है वो इनफ नहीं है ना। ऊपर जब जाते हैं आप, हाइट पर, ऑल्टीट्यूड पर जब जाते हैं, तो ऑक्सीजन उतना अमाउंट नहीं है। तो हार्ट को ब्लड मिलेगा जरूर। ठीक है, हार्ट को ब्लड मिलेगा जरूर, लेकिन क्या ऑक्सीजन मिलेगा? नो सर। ऑक्सीजन नहीं नहीं। मिलेगा। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हाइपोक्सिया होगा। हाइपोक्सिया होगा तो चेस्ट पेन, एंजाइना पेक्टोरिस। समझ आया? भैया हम्म।
सडन डेथ ऑफ हार्ट मसल ये कार्डियक अरेस्ट का भी रीजन हो सकता है ना? हाँ, सब लिंक है, ठीक है, हो सकता है, बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता है। एक और चीज मैं बताता हूँ तुमको, एक चीज और होती है यहाँ पर, उसको बोलते हैं हार्ट ब्लॉक। हार्ट ब्लॉक। अब हार्ट ब्लॉक क्या होता है ना? हार्ट ब्लॉक का मतलब, अगर कभी कभी एवी नोड डैमेज हो जाती है, ठीक है, तो एवी नोड अगर डैमेज हो गई तो वेंट्रिकल्स ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, उसको बोलेंगे हार्ट ब्लॉक। ठीक है, ये भी एक सिचुएशन है कि एवी नोड डैमेज हो गई। अच्छा, ऐसे नोड डैमेज हो जाती है तो उसमें मैंने बोला था पेसमेकर लगा सकते हो आप। एवी नोड में क्या पेसमेकर लगाने की जरूरत है? नहीं। भाई, एवी नोड में पेसमेकर, क्योंकि देखो क्या होता है, कहाँ लिखा था हमने कि डैमेज हो जाती है ऐसे नोड, हाँ ये वाली डिजीज कंडीशन थी, याद करो, ये रहा, उसको बोलते हैं अरिथमिया। अगर ऐसे नोड डैमेज हो जाती है तो उसको बोलते हैं अरिथमिया। उस कंडीशन में आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे नोड का फंक्शन था कि वो जनरेट करे इंपल्सिस को, लेकिन एवी नोड तो कोई इंपल्स ही जनरेट नहीं करता, वो तो बस इंपल्सिस को रिसीव करता है। समझ आया? वो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो क्या उस केस में पेस मेकर लगाने से कोई फायदा होगा? बताओ। नहीं। ठीक है, एवी नोड गेट्स डैमेज्ड, तो उस केस में हार्ट ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि बस आर्टरियम आर्टरियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ही नहीं। तो एवी नोड गेट्स डैमेज्ड, so contractions do not reach up to the ventricles. So contractions do not reach up to the to ventricles. ठीक है, एंड दिस इवेंट इज कॉल्ड हार्ट ब्लॉक। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, ठीक है, उसको हम लोग कल देख लेंगे। चैप्टर खत्म है आप लोगों का यहाँ पे, ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक रह गया है आपका, जिसको बोलेंगे हम लोग ईसीजी। ईसीजी बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, 10 मिनट का टॉपिक है वो। भैया, हाँ, कल देखेंगे ये उसको। डबल हाँ, सर्कुलेशन में ये ट्यूनिका इंटीनिमा ट्यूनिका एक्सटर्ना लिखा, ये क्या होता है? अच्छा 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 अच्छा, हाँ, तो जो ब्लड वेसल्स हैं, अरे ब्लड वेसल्स की ना, वो होती है, क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स की दो कृष्ण भैया। लेयर्स होती हैं, है ना? ब्लड वेसल्स डबल वॉल्ड है ना, तो उसकी दो लेयर्स हैं। बाहर वाली को बोलते हो ट्यूनिका एक्सटर्ना, और अंदर वाली को बोलते हो ट्यूनिका इंटरना, यही है ना? हाँ, यही लिखा हुआ है बुक में। यही होगा, यही होगा, ठीक है, बस उसमें कुछ नहीं है ज्यादा। और बताओ, खत्म है चैप्टर। इसके क्वेश्चंस जरूर कर लेना यार, एक्सरसाइज 2 और 3 जो है एलन का, ध्यान ध्यान से कर लेना उसको, ठीक है। मास्टर दी एनसीईआरटी भी उसी में हो जाएगी तुम्हारी, अगर कर लोगे तो, और सर पीवाईक्यूज भी हो जाएंगे। हार्ट हार्ट ब्लॉक हो जाएगा तो फिर वेंट्रिकल्स में तो जाएगा ही नहीं, तो भी इंसान मर जाएगा। क्यों नहीं मरेगा, बिल्कुल मरेगा, ठीक है, थोड़ा सा यस। टाइम, लेकिन मरेगा तो जरूर। समझ आया? धीरे धीरे मरेगा। हाँ, मृत्यु अनिश्चित है, इसको कोई नहीं टाल सकता है, ठीक है। कोई डाउट? नोट हो गया पीडीएफ ये? भेज दो इसकी भैया। नोट नहीं किया होगा तुमने? समझ रही हाँ, थी मैं। हम्म, ठीक है, तो हमने सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, बस तुम्हारा रह गया है क्या? बस तुम्हारा रह गया है ईसीजी रह गया है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब कुछ पूरा मैं अभी पूरा नहीं भेजते हैं, एक काम करते हैं, कितने आज पेज जो लगे, पढ़ाया वो भेज दो। आज जो पढ़ाया वो भेज देता हूँ, कल पूरे पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है। आज भेजा है डिसऑर्डर्स, भेजा है ना, आज मेजरली डिसऑर्डर्स पढ़ा है। ये कल को संडे है। कल भी क्लास है बेटा, ठीक है, कल 7 बजे।
क्यों भैया? इस वीक छुट्टी मिल चुकी है आपको ऑलरेडी, है ना? तो वो आपकी गलती थी। हाँ नहीं सही नहीं, में भैया आपने दी थी। नहीं दी नहीं थी। अभी हमारा सिलेबस थोड़ा सा स्ट्रेन में चल रहा है, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट से वो जो हमारा टेस्ट है उसमें 3 चैप्टर्स आने हैं, है ना? 3 चैप्टर्स आने हैं, और कौन कौन से चैप्टर आने हैं? अभी एक ही चैप्टर हुआ है हम लोगों का। कौन कौन से चैप्टर आने हैं उसमें? ब्रीथिंग वाला है और एक और है याद नहीं। ब्रीदिंग है, ये ब्लड सर्कुलेशन है, और पता नहीं। देख के बताओ जल्दी। 3 आने हैं चैप्टर ना। Excretory products and their elimination, body fluid and circulation, breathing and exchange of gases, रुक cell रुक आराम। cycle and cell division. क्या बोल रही है दोबारा से? Anatomy, हैं? cell cycle and अच्छा, सेल डिवीजन, सेल साइकिल, है ना? ठीक, transport in plants, वो तो नहीं आएगा, हाँ। और breathing and exchange, ठीक है, body fluid and circulation, हो गया वो तो। और excretory products and their elimination. 2 चैप्टर रह गया मतलब हमारे, ब्रीदिंग और एक्सक्रीशन, है ना? और हमारे पास Yeah. टाइम है 17 दिसंबर तक का। ओ भाई, 17 दिसंबर टाइम कम है, क्योंकि आज 2 तारीख हो गई, 15 दिन है। 15 दिन यानी कि एक एक वीक में 2 चैप्टर, मतलब हर एक वीक एक चैप्टर के लिए 1 वीक ऐसा मिल रहा है हमको। यही हुआ ना? यस। Yes. और नेक्स्ट टेस्ट में आपको टाइम कम मिल रहा है। देखो, नेक्स्ट टेस्ट होगा आपका 17 दिसंबर को, है ना? भैया पता है बहुत टाइम कम मिल रहा है अब तो सच में। अब टाइम कम मिलेगा, क्योंकि अब टाइम वैसा हो गया ना। अब वाले टेस्ट जो है वो जल्दी जल्दी शेड्यूल होंगे। और दूसरा, अब टाइम कम भी मिलेगा तो मतलब नहीं यार, आगे के टेस्ट में मिलेगा टाइम तुमको। जैसे नहीं भैया। एक एक वीक का टाइम मिल रहा है ना? हाँ भैया एक एक वीक में क्या क्या होगा, वीडियो देखनी होती है, रिवाइज टाइम नहीं तो नहीं, लगता है। आगे जो टेस्ट है, जैसे कोई नहीं, वीडियोस देखने की अभी भी जरूरत पड़ रही है क्या तुमको? चैप्टर ना पढ़े। चैप्टर नहीं आते भैया आप भी तो पढ़ा ही रहे हो ना, आप भी तो हर चैप्टर करा रहे हो, तो वैसे हमें भी करना पड़ रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री में। अच्छा, अभी तुमने 18 वीडियो है एक एक चैप्टर के, ऐसे ऐसे चैप्टर है, क्या बोलोगे आप? अरे मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी चैप्टर नहीं किए हुए क्या उनमें से तुमने अभी तक, जो टेस्ट हो रहे हैं उनके? जैसे ऑब्जेक्ट हुए ना उन सब तो वो सब तो कर लिए, लेकिन जो आगे के आएंगे ना उनमें टाइम कम है। एक हफ्ता दे रहे हैं जो मैक्सिमम टू नहीं मैक्सिमम नहीं, एक बस इस वाले टेस्ट में है बेटा, बस इस वाले टेस्ट में। अब देखो तुम, नेक्स्ट जो ये वाला टेस्ट है तुम्हारा, 17 दिसंबर वाला जो है वो थोड़ा जल्दी हो रहा है। उसके बाद वाले में अगर देखो तो 17 के बाद 31 दिसंबर को है, यानी कि बीच में 2 वीक मिले हैं तुमको, है ना? और उसके अभी बाद कुछ चैप्टर ज्यादा है लेकिन फिर सच नेक्स्ट में। टेस्ट में 2 वीक मिले हैं। ऑन एन एवरेज आपको 2 वीक तो मिलते ही हैं, है ना? ऐसा है, 2 वीक मिलेंगे आपको। बस एक दो टेस्ट में है, एक टेस्ट में है, ठीक है। इसी इसी 17 दिसंबर वाले टेस्ट में थोड़ा सा देखना, क्योंकि 17 दिसंबर वाले में अगर मैं देखूं तो बायो में एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट छोटा चैप्टर है वो, सेल डिवीजन छोटा चैप्टर है, ब्रीदिंग, ये बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन इंटरेस्टिंग चैप्टर है, कर लोगे, हो जाएगा। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन कैसा लगा चैप्टर? अच्छा है सर। ठीक अच्छा है। है ना? और एक्सक्रीशन भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, थोड़ा सा लेंथी जाएगा। ब्रीदिंग तो शॉर्ट चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, हो सकता है 3-4 क्लास लगे मैक्स, ठीक है, 4 क्लास लगेंगी मैक्स उसमें, तो वो हो जाएगा। एक्सक्रीशन में हमको थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक्सक्रीशन चैप्टर। इधर आपका केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में तुम्हारा आएगा उसमें एस ब्लॉक आएगा, हाइड्रोजन आएगा, क्लासिफिकेशन, ये दोनों ही नोमेनक्लेचर। कटे हुए हैं। कटे हुए हैं, फिर क्या पढ़ना है? खत्म। क्लासिफिकेशन वो क्लासिफिकेशन नोमेनक्लेचर वो कोई चैप्टर थोड़ी है, वो तो आता है। टॉपिक है वो।
फिजिक्स में पढ़ना है जो पढ़ना है तुमको, तो एक हफ्ते बहुत है इसके लिए। फिजिक्स में भी अब बताओ, ग्रेविटेशन की वीडियो देखनी है क्या? हाँ इलास्टिसिटी, फ्लूइड मैकेनिक्स, सब विस्कोसिटी, देखना, सब सब वे सब। सब देख लेंगे। तो ये वे एक ही तो। टॉपिक में पूरे पूरे चैप्टर है बड़े बड़े। हाँ तो बस फिजिक्स पढ़नी है और बायो पढ़नी है ना? केमिस्ट्री का कोई सिलेबस नहीं है इसमें तुम्हारा, हो जाएगा। दो ही चीज पे तो ध्यान देना है बस तुमको, बायो और फिजिक्स। केमिस्ट्री तो इजी है इस बार तुम्हारी फिर। बस ये 10 दिसंबर वाले में झोल मत करना तुम लोग, और जल्दी से मुझे ये भेजो, ठीक है? तुम्हारा ये जो इस वाले टेस्ट का जो रिजल्ट है वो भेजो जल्दी से, ठीक है? चलो, इस तरह से कथा समाप्त। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे।